प्रिपरेशन ऑफ कोलाइड्स। ठीक है, जब भी हम बात करते हैं कोलाइड्स का, तो कोलाइड का मतलब एक पार्टिकल के साइज का रेंज होता है। एक पार्टिकल के साइज का एक रेंज होता है। ठीक है, तो पार्टिकल के साइज का जो रेंज होता है, तो ध्यान देना, आपको हम कल बता चुके थे कि जब भी हम कोलाइड्स का बात करते हैं, तो अगर पार्टिकल बहुत छोटा होगा तो उसको बोलते हैं सॉल्यूशन का पार्टिकल्स है, एंड जस्ट लाइक सॉल्यूट। पार्टिकल काफी लार्ज हो जाएगा तो उसको बोलेंगे क्या है, सस्पेंशन का पार्टिकल्स है। और पार्टिकल अगर इन दोनों के बीच में रेंज में रहेगा, यानी आपका जो साइज रेंज है इस रेंज में रहेगा, तो उसको बोलते हैं कोलाइड का पार्टिकल। ठीक है, यानी जो साइज का रेंज है 10⁻⁻6 मीटर से छोटा होगा और 10⁻⁹ मीटर से बड़ा होगा। ठीक है, तो कोलाइड का पार्टिकल बनाने का तरीका क्या है कि आप स्मॉल स्मॉल पार्टिकल को जोड़ोगे, यानी आप एसोसिएट करोगे। एसोसिएशन को बोलते हैं कंडेंसेशन मेथड। यानी जब स्मॉल स्मॉल पार्टिकल जब आपका अटैच होना स्टार्ट होगा, तो आपको जो पार्टिकल बनेगा जो इसके रेंज में होगा, इसके रेंज में होगा, उसको हम बोल सकते हैं कोलाइडल पार्टिकल, जो बन रहा है कंडेंसेशन मेथड से, यानी स्मॉल पार्टिकल एसोसिएट करके फॉर्म कर रहा है। ठीक है, सिमिलरली अगर आपका एक ही पार्टिकल इस रेंज में हो सकता है, ठीक है, कोई सिंगल पार्टिकल इसका साइज यहाँ हो सकता है, वो भी कोलाइड बोल सकते हैं। या आपके पास अगर कोई बड़ा पार्टिकल हो, उसको आप ब्रेक कर सकते हो, ब्रेक करके आप छोटा छोटा पार्ट में ब्रेक कर सकते हो, तो ये आपका इस आपके कोलाइड के रेंज में आ सकता है। तो इतने तरीके से आप कोलाइड बना सकते हो। तो हम लोग क्या सीखे थे, तो लास्ट क्लास में हम बताए थे कि कोलाइड का टाइप होता है, तो क्लासिफिकेशन में था एक मल्टी मॉलिकुलर। तो मल्टी मॉलिकुलर कोलाइड्स मतलब होगा जो मॉलिक्यूल से मिलकर बना होगा, मॉलिक्यूल आइटम से मल्टीपल मॉलिक्यूल या मल्टीपल आइटम मिलकर बनाएगा, तो उसका टाइप ऐसा होगा, इस तरह का कंडेंसेशन तरीके से बनेगा। ठीक है, एक था हम लोग पढ़े थे मैक्रोमोलिकुलर, जिसमें एक मॉलिक्यूल काफी लार्ज होता है, जो जनरली हम उसको बोलते हैं पॉलीमर है। उसका एक ही मॉलिक्यूल इतना बड़ा होता है कि उसका रेंज कोलाइड्स के रेंज में आ सकता है। ठीक है, उसको हम बोले थे मैक्रोमोलिकुलर। ठीक है, और एक केस हम लोग पढ़े थे मिसल मिसल फॉर्मेशन का। एक केस पढ़े थे हम लोग मिसल फॉर्मेशन का। सिमिलरली अगर हम बात करते हैं, तो अगर हमको कोलाइड्स बनाना है, तो कोलाइड्स बनाना मतलब पार्टिकल का साइज रेंज चाहिए। तो अगर आपके पास छोटा पार्टिकल्स होगा तो उसको आप कंडेंस करोगे, यानी उसको आप एड अप करोगे, तो बन सकता है इस रेंज का पार्टिकल। या आपके पास बड़ा पार्टिकल होगा तो उसको क्या करोगे, आप ब्रेक करोगे। ब्रेक मतलब डिस्पर्सन करोगे, डिस्पर्सन करना या डिसइंटीग्रेशन करना, उसको हम बोलते हैं, यहां से ऐसा होगा। ठीक है, अब ध्यान देना, अब ध्यान देना, जो डिस्पर्शन डिस्पर्शन मेथड है, ठीक है, तो डिस्पर्शन डिस्पर्शन मेथड यानी ब्रेक करके कैसे माना सकते हैं, तो उसके अंदर आपका एक होगा मैकेनिकल डिस्पर्शन। तो मैकेनिकल डिस्पर्शन का मतलब होता है लिटरली ब्रेक करना, यानी हैमरिंग करना, या जो भी करके आप पार्टिकल को ब्रेक कर रहे हो, बड़ा पार्टिकल को ब्रेक करके पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हो। यानी आप बड़ा पार्टिकल को ब्रेक करके आप पार्टिकल जो जनरेट करोगे उसका रेंज कोलाइडल रेंज में लाई करेगा। ठीक है, तो यहाँ मैकेनिकल डिस्पर्शन का मतलब है लिटरली उसको ब्रेक कर रहे हो आप, हैमरिंग करके जैसे भी करके उसको ब्रेक कर रहे हो। ठीक है, इसमें एक है पेप्टाइजेशन मेथड, जो हम लोग जस्ट आगे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, कि पेप्टाइजेशन मेथड से हम कैसे बड़े पार्टिकल को ब्रेक करते हैं। ठीक है, और एक था इलेक्ट्रो डिस्पर्शन मेथड, जिसको बोला गया है ब्रेडिग आर्क मेथड। ठीक है, इसमें होता क्या है, जिस भी पार्टिकल का को आपको ब्रेक करना है, उसको आप इलेक्ट्रोड में के फॉर्म में लेते हो। जैसे मान लो, तो जनरली अप्लाई किया था मेटल्स के लिए। ठीक है, तो उस मेटल का इलेक्ट्रोड बनाते हैं, तो उसका एक इलेक्ट्रोड का साइन होगा पॉजिटिव, एक होगा नेगेटिव, यानी वो कंडक्टर की तरह बिहेव करेगा। अब दोनों को जब हम टच करेंगे आपस में, तो क्या होगा, शॉर्ट सर्किट होगा। तो शॉर्ट सर्किट से हीट प्रोड्यूस होगा। जब हीट प्रोड्यूस होगा तो जो बाउंड्री पॉइंट्स है, बाउंड्री पॉइंट्स पे क्या होगा, वहां का मेटल क्या होगा, वेपराइज करके वहां से टूट के निकलेगा। जो टूट के निकलेगा तो नीचे एक डिस्पर्शन मीडियम लिया हुआ है, और डिस्पर्शन मीडियम का क्या होता है, टेम्परेचर बहुत लो होता है, यानी इसको बहुत ठंडा किया जाता है। तो जैसे ही तुम्हारा जो पार्टिकल्स है उसके कांटेक्ट में आएगा, तो तुरंत ही क्या वेपर से कहाँ कन्वर्ट हो जाएगा, सॉलिडिफाई कर जाएगा। तो सॉलिडिफाई कर जाएगा तो स्मॉल स्मॉल पार्टिकल जनरेट करेगा, जिसको हम बोल सकते हैं कि वो पार्टिकल का जो साइज होगा वो कोलाइडल रेंज में लाई करेगा। तो इस तरीके से आप क्या करोगे, आप एक कोलाइड्स बना सकते हो। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है ब्रेडिग आर्क मेथड। ठीक है, या इसको बोलते सकते हो आप इलेक्ट्रो डिस्पर्शन, यानी इलेक्ट्रिसिटी का यूज करके आप चीजों को ब्रेक कर रहे हो। ठीक है, तो ये रहेगा आपका डिस्पर्शन मेथड। अगला चलते हैं, यानी डिस्पर्शन मेथड हम लोग क्या कर रहे हैं, बड़े पार्टिकल को ब्रेक करके हम लोग कोलाइड का पार्टिकल जनरेट कर रहे हैं। अगला तरीका है कंडेंसेशन मेथड। कंडेंसेशन का मतलब होता है कि आप स्मॉल स्मॉल पार्टिकल को एड अप करके आप एक पार्टिकल जनरेट कर रहे हो, जिसका जो साइज होगा कोलाइडल रेंज में लाई करेगा।
ठीक है। तो यहाँ पे कुछ केमिकल मेथड है, कुछ फिजिकल मेथड होगा। तो ध्यान देना, अगर पहले हम बात करें केमिकल मेथड का, तो कुछ रिएक्शन होगा। कुछ रिएक्शन में क्या होता है, पीपीटी फॉर्म करता है। जैसे एग्जांपल देख, अगर यहाँ पे आर्सेनिक ऑक्साइड में पास करेंगे H2S, तो यहाँ पे आर्सेनिक सल्फाइड का एक कोलाइडर जनरेट करता है। तो यहाँ पे जो आर्सेनिक सल्फाइड एक मॉलिक्यूल है, तो जितना भी कंडेंसेशन मेथड होगा उसमें एक मॉलिक्यूल कभी नहीं होगा। तो यहाँ पे आर्सेनिक सल्फाइड का बहुत सारा मॉलिक्यूल मिलकर पार्टिकल बनाएगा, जिसका साइज होगा कोलाइडर के रेंज में। ठीक है। तो यहाँ जो आर्सेनिक सल्फाइड जनरेट हो रहा है, उसका जो साइज होगा, वो साइज लाई करेगा कोलाइड के रेंज में। सिमिलरली अगर हम बात करते हैं H2S, सेकेंड मेथड, H2S को हम पास करें SO2 में, तो वहां पे एक रिएक्शन होता है जिसका नाम रखा गया कॉन प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। ठीक है। ऊपर वाले रिएक्शन का नाम ऊपर रखा गया था डबल डिकम्पोजिशन, डबल डिस्प्लेसमेंट या डबल डिकम्पोजिशन मेथड। ठीक है। अब होता क्या है, जैसे ही आपका H2S SO2 पास करेगा तो क्या होगा, सल्फर सल्फर का पार्टिकल क्या होगा, सिस्टम आना चालू करेगा। तो सल्फर का फॉर्म क्या होता है, एसेट। एसेट के फॉर्म में जो पार्टिकल होगा सल्फर का, उसका साइज बहुत छोटा होता है। तो यहाँ अगर बात करें कि सल्फर का क्लोराइड फॉर्म कर रहा है, तो यहाँ पे एसिड का एक पार्टिकल नहीं होगा, एसिड का बहुत सारा पार्टिकल मिलके एक पार्टिकल जनरेट करेगा कोलाइडल रेंज में। ठीक है। तो इससे आप सल्फर का क्लोराइड फॉर्म कर सकते हो। अगर आपको गोल्ड का कोलाइडल सोल्यूशन फॉर्म करना है, तो क्या करें हम लोग, गोल्ड गोल्ड क्लोराइड को हम रिड्यूस करें SnCl2 से, तो यहाँ पे जो गोल्ड का आइटम प्रोड्यूस होगा, तो बहुत सारा गोल्ड का आइटम कंबाइन करके एक पार्टिकल बनाएगा कोलाइडल साइज का। यानी यहाँ पे जो कोलाइड का, जो गोल्ड का पार्टिकल का कोलाइड का जो हम दिखा रहे हैं शेप, वहां पे एक एक गोल्ड का पार्टिकल आइटम नहीं है, वहां पे बहुत सारा गोल्ड का आइटम मिलके इस साइज को जनरेट करेगा। ठीक है। सिमिलरली अगर हम बात करते हैं हाइड्रोलाइसिस का, ठीक है, और हम बात करते हैं हाइड्रोलाइसिस का, तो अगर मान लेते हैं कि फेरिक फेरिक क्लोराइड को हम हाइड्रोलाइज कर रहे हैं, तो फेरिक हाइड्रोक्साइड बनता है। तो बहुत सारा फेरिक हाइड्रोक्साइड का पार्टिकल कंबाइन करके एक पार्टिकल जनरेट करेगा, जिसका साइज होगा कोलाइडल रेंज में। ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग कुछ केमिकल मेथड्स है जिससे हम आपका कोलाइडल फॉर्म, कोलाइडल सॉल्यूशन प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है। अब ध्यान देना, इसी में क्या होगा, कुछ फिजिकल मेथड होगा जिसका हम यूज कर सकते हैं, जिससे हम लोग कोलाइडल सॉल्यूशन बना सकते हैं। तो ध्यान देना, वो तो पहला मेथड है एक्सचेंज ऑफ सॉल्वेंट। एक्सचेंज ऑफ सॉल्वेंट तो होता क्या है, ध्यान देना कि सल्फर है ना, सल्फर का सॉल्बिलिटी अल्कोहल में बहुत ज्यादा होता है। तो सल्फर को अल्कोहल में डालोगे तो सॉल्यूशन फॉर्म करेगा। सॉल्यूशन फॉर्म करने का मतलब क्या है कि सल्फर उसमें इजीली डिजोल्व कर जाएगा, और सल्फर का जो हर मॉलिक्यूल है, एसिड पार्टिकल्स है, वो आपस में डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, यानी वो कंबाइन करके बड़ा पार्टिकल नहीं बनाएगा। तो सल्फर अल्कोहल में आता है सॉल्यूशन, यानी सल्फर अल्कोहल में सॉल्यूट की तरह एक्ट कर रहा है। लेकिन जैसे ही अल्कोहल को आप हटा के सॉल्वेंट चेंज कर दे रहे हो, सॉल्वेंट क्या करें, अल्कोहल को रिप्लेस करें वाटर से। ठीक है। तो अगर अल्कोहल को आप वाटर से रिप्लेस करना स्टार्ट करोगे, तो होता क्या है कि सल्फर का जो पार्टिकल होता है हाइड्रोफोबिक नेचर का, तो जैसे उसको दिख रहा है कि अल्कोहल को रिप्लेस करा वाटर, तो क्या होगा, सिस्टम में जितना भी सल्फर का पार्टिकल होगा वो वाटर को रिपेल करना स्टार्ट करेगा। जो वाटर को रिपेल करेगा तो क्या होगा, सल्फर का पार्टिकल खुद में अटैच होना स्टार्ट करेगा। तो, तो सल्फर का जो इंडिविजुअल पार्टिकल जो मौजूद था, वो वाटर को रिपेल करेगा, खुद में मिलकर बड़ा पार्टिकल बनाएगा। तो जो बड़ा पार्टिकल बनेगा वो हो जाएगा कोलाइडल साइज का। ठीक है। तो जैसे ही आप अल्कोहल को वाटर से रिप्लेस करोगे, तो जो अल्कोहल में मौजूद सल्फर का पार्टिकल था, वो वाटर को रिपेल करते करके करेगा और खुद अटैच होना स्टार्ट होगा और एक बड़ा पार्टिकल बनाएगा, जिसका साइज होगा कोलाइडल रेंज में। जिसका साइज होगा कोलाइडल रेंज में, इसको बोलते हैं सल्फर का कोलाइडल पार्टिकल्स। ठीक है। सिमिलरली अगर आप करते हो एक्सेसिव कूलिंग, अब अगर आप करते हो एक्सेसिव कूलिंग, ठीक है, एक्सेसिव कूलिंग का मतलब क्या, ध्यान देना कि मान लेते हैं कि आपका वाटर किसमें है, क्लोरोफॉर्म में है। ठीक है। तो वाटर क्लोरोफॉर्म में है, तो ध्यान देना, वाटर अगर उसको बहुत जोर से आप सेक करो, मतलब उसको मिक्स करो, तो वाट हमको पता है कि क्लोरोफॉर्म में वाटर घुलता नहीं है। वाटर होता है कैसा होगा, क्लोरोफॉर्म को रिपेल करेगा। ठीक है। तो अगर बहुत ज्यादा सेक करो तो क्या होगा, वाटर का स्मॉल स्मॉल पार्टिकल क्या होगा, क्लोरोफॉर्म के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अगर मान लो ऐसा केस सोचो ना कि आप ऑयल को ले लिए पानी में और उसको बहुत जोर से मिक्सी में घुमा दिए, तो क्या होगा, ऑयल पानी घुलता तो नहीं, लेकिन ऑयल का जब मिक्सी में घुमाओगे तो ऑयल का जो छोटा सा अमाउंट है, बहुत सा पार्ट, वो छोटे से पार्ट में ड्रॉपलेट्स में टूट जाएगा। तो टूटेगा तो क्या होगा, वाटर में अलग 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 पोजिशन पे ऑक्यूपाइड रहेगा, और जब टाइम उसको मिलेगा तो धीरे धीरे क्या होगा, वो पार्टिकल वाटर को रिपेल करते चला जाएगा, और ऑयल का पार्टिकल धीरे धीरे कंबाइन करके फिर से क्या होगा, बड़ा पार्टिकल बना देगा।
ठीक है। तो ऐसा कुछ प्रोसेस यहाँ भी होने वाला है कि वाटर का पार्टिकल और क्लोरोफॉर्म का पार्टिकल आपस में मिक्स नहीं होना चाहता है, ठीक है। तो अगर हम उसको बहुत जोर से मिक्स कर दें, ठीक है, तो क्या होगा, वाटर का बहुत स्मॉल स्मॉल पार्टिकल वो ब्रेक कर जाएगा, मतलब बहुत छोटा ड्रॉपलेट्स में ब्रेक कर जाएगा। अब उसको कुछ नहीं करोगे तो क्या होगा, ड्रॉपलेट्स फिर से रिकम्बाइन कर जाएगा, फिर से रिकम्बाइन कर जाएगा। तो अगर अगर मान लो कि बहुत स्मॉल ड्रॉपलेट्स के पॉइंट पे आप एक्सेसिव कूलिंग कर दो, एक्सेसिव कूलिंग का मतलब बहुत जल्दी से रैपिडली टेम्परेचर घटा दो, तो होता क्या है, जो स्मॉल ड्रॉपलेट्स जो वाटर का बना हुआ है वो क्या करेगा, फ्रीज कर जाएगा। जब फ्रीज करेगा तो अब वो जो छोटा पार्टिकल जो फ्रीज कर चुका है वो आपस में रिकम्बाइन नहीं करेगा, यानी आपका छोटा सा पार्टिकल जिसका रेंज जो रेंज होगा, साइज रेंज होगा, कोडाइलर पार्टिकल रेंज में वो फॉर्म कर चुका है। तो इस तरीके से आप एक्सेसिव कूलिंग करके भी आप कोलाइड फॉर्म कर सकते हो। और कभी कभी क्या होता है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जैसे KI और AgN3, इसमें रिएक्शन होगा तो हमको पता है कि AgI का क्या बनेगा, PPT बनता है। तो PPT फिर से ब्रेक करके एक पार्टिकल जनरेट करता है जिसको हम बोलते हैं कोलाइडल पार्टिकल, ठीक है। तो यहाँ पे AgI का कोलाइड्स फॉर्म कर सकता है, ठीक है। ये कैसे करेगा हम आगे एक्सप्लेन करने वाले हैं, ठीक है। ये कैसे करेगा हम आगे एक्सप्लेन करेंगे, इसी टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे पेप्टाइजेशन मेथड, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक चलते हैं हम लोग, प्रॉपर्टी ऑफ कोलाइड्स, यानी कोलाइड्स का प्रॉपर्टी क्या क्या होता है, कोलाइड्स का पार्टिकल क्या क्या प्रॉपर्टी शो करता है। तो पहला प्रॉपर्टी यहाँ लिखा हुआ देखना ध्यान से, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो आप लोग सॉल्यूशन पढ़ चुके होंगे, तो जो भी सॉल्यूशन का क्लास कर चुके हो उसको पता है कि आपका जो सॉल्यूशन होता है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी शो करता है। और कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो होता है वो कितना होता है अपने पास, 4 होता है, पढ़े थे ना। 4 क्या क्या बोले थे, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर एंड आपका क्या था, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ये आपके पास 4 क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी होता है। तो ये प्रॉपर्टी सॉल्यूशन शो करता है, और ये प्रॉपर्टी क्वालिटी प्रॉपर्टी सॉल्यूशन का ऐसा प्रॉपर्टी होता है जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये जो प्रॉपर्टी है, ये अगर सॉल्यूशन शो करेगा तो कोलाइड भी प्रॉपर्टी को शो करता है, ठीक है। तो जो होता है टिंडल इफेक्ट, टिंडल इफेक्ट, तो जो कोलाइडल का पार्टिकल्स होता है वो टिंडल इफेक्ट शो करता है, ठीक है। तो टिंडल इफेक्ट होता क्या है, तो ध्यान देना, टिंडल इफेक्ट होता है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। टिंडल इफेक्ट का मतलब होता है स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय कोलाइडल पार्टिकल, बाय कोलाइडल पार्टिकल, ठीक है। अब लाइट को स्कैटर करने के लिए कुछ कंडीशन होना चाहिए, ये कंडीशन आप लोग फिजिक्स में पढ़ने वाले हो, जब फिजिक्स में ऑप्टिक्स पढ़ोगे तो कंडीशन आपको बताया जाएगा, ठीक है। तो कंडीशन क्या है कि अगर आपको स्कैटरिंग करना है लाइट का, तो कंडीशन होना चाहिए कि जो डिस्पर्स फेज का जो साइज है, साइज ऑफ डिस्पर्स फेज इज ऑलमोस्ट इक्वल टू लैम्डा ऑफ लाइट, यानी जिस लाइट को स्कैटर करना है तो पार्टिकल का साइज अगर लैम्डा के इक्वल होगा तो उस लाइट को पार्टिकल स्कैटर कर सकता है, ठीक है। तो आपका जो वेवलेंथ ऑफ लाइट है उसके इक्विवेलेंट अगर पार्टिकल का साइज होगा उसके आसपास का, तो उस लाइट को पार्टिकल स्कैटर कर सकता है। इवन जो स्कैटरिंग होता है, स्कैटरिंग लैम्डा के टू पावर 4 का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी जिसका लैम्डा ज्यादा होगा उसका स्कैटरिंग कम होगा, और जिसका लैम्डा कम होगा उसका स्कैटरिंग ज्यादा होगा। इसको आप लिंक कर सकते हो, आप लोग पढ़े होगे कि स्काई ब्लू क्यों दिखता है, तो ब्लू दिखने का रीजन होता है कि आपका जो डस्ट का पार्टिकल है, डस्ट का पार्टिकल कोलाइडल का रेंज में आता है, ठीक है। तो लाइट को स्कैटर करेगा, तो आपको पता है कि आपका विजुअल रीजन में जो लेमडा होता है उसी लेमडा के साइज का डस्ट का पार्टिकल होता है। डस्ट का पार्टिकल विजुअल लाइट के वेरियस कंपोनेंट्स को क्या कर सकता है, स्कैटर कर सकता है। जब स्कैटर करेगा तो जिसका लेमडा ज्यादा होगा उसका स्कैटरिंग कम होगा, और जिसका लेमडा छोटा होगा उसका स्कैटरिंग ज्यादा होगा। तो सबसे छोटा लेमडा किसका होता है, ब्लू, ठीक है, वायलेट। उसका तो ब्लू वायलेट लाइट का क्या होगा, उनका स्कैटरिंग ज्यादा होगा, इसलिए स्काई ब्लू दिखता है। सेम आप लॉजिक बोल सकते हो कि सुबह और शाम में स्काई रेड क्यों दिखता है, तो सुबह शाम में क्या होता है, सन आपसे बहुत दूर चला जाता है, तो सन आपसे जब दूर जाएगा तो वहां से जो लाइट आएगा, तो जो रेड लाइट होता है उसको स्कैटर नहीं कर पाता पार्टिकल्स, बाकी लाइट को स्कैटर कर देगा। जो जिस लाइट को स्कैटर नहीं करेगा वो लॉन्ग डिस्टेंस तक ट्रेवल कर सकता है। तो आपका रेड लाइट लॉन्ग डिस्टेंस तक ट्रेवल करेगा, इसलिए आपका जो स्काई है वो रेड दिखता है सुबह एंड शाम में, ठीक है। तो ये होगा स्कैटरिंग या टिंडल इफेक्ट, इसको बोल सकते हो, ठीक है। अब जो टिंडल इफेक्ट है,
तो टिंडल इफेक्ट के कारण ही अगला प्रॉपर्टी होगा। तो हर कोलाइडल सॉल्यूशन का अपना अपना एक कलर होता है, ठीक है। तो ईच कोलाइडल सॉल्यूशन शो कलर। अब कलर से क्यों शो करता है? तो ड्यू टू टिंडल इफेक्ट, यानी जो भी कोलाइडल पार्टिकल जिस जिस लाइट को स्कैटर करेगा वही उसको कलर दिखाएगा, वही उसका कलर को दिखाएगा। तो ध्यान देना। तो कोलाइडल पार्टिकल का अपना कलर क्यों होता है? ड्यू टू टिंडल इफेक्ट। और टिंडल इफेक्ट होता क्या है? तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय कोलाइडल पार्टिकल। कंडीशन बता चुके हैं। कंडीशन क्या है? स्कैटरिंग शो करने के लिए जिस लाइट का स्कैटरिंग हो रहा है उसका लेमडा और जो पार्टिकल को स्कैटर कर रहा है उसका साइज आपस में क्या होना चाहिए? ऑलमोस्ट इक्वल होना चाहिए, यानी उस रेंज में होना चाहिए, तभी स्कैटरिंग पॉसिबल है, ठीक है। तो ये रहेगा आपका चार्ज का कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट देखोगे एक दिया हो ब्राउनियन मोशन। तो ब्राउनियन मोशन का मतलब है जिगजैग मोशन। जैसा आप देखोगे, कभी कभी देखना कि अगर अगर आप किसी एक ऐसे रूम में बंद हो जाओ जहां पर लाइट नहीं आ रहा और उसके छत में या कहीं भी हल्का हल्का छोटा छोटा अगर छेद हो, तो आप उसका जो लाइट का एक बीम जो आएगा उसमें देखना कि बहुत सा डस्ट का पार्टिकल ऊपर में ट्रैवल कर रहा होगा। यानी बहुत सा डस्ट का पार्टिकल क्या होता है, आपके आसपास एरिया में क्या हो रहा है? फ्लोट कर रहा है। फ्लोट कर रहा मतलब क्या है? उसको ग्रेविटी सेटल नहीं कर पा रहा है। तो उस तो ग्रेविटी सेटल नहीं कर पा रहा है, तो ये जो जिगजैग मोशन हो रहा है डस्ट पार्टिकल का, जो मूवमेंट हो रहा है, उसको बोला गया है ब्राउनियन मोशन। तो आपका जो कोलाइडल पार्टिकल है उसका मास इतना कम होता है कि वो ग्रेविटी के साथ सेटल नहीं हो पाता है। उसको हम बोलते हैं, उसको मोशन को बोला गया है ब्राउनियन मोशन, ठीक है। तो ब्राउनियन मोशन का सिंपल मतलब है जिगजैग मोशन ऑफ कोलाइडल पार्टिकल, ठीक है। इतना क्लियर रहेगा। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है, कोलाइडल पार्टिकल हैव चार्ज, ठीक है। तो हर जो डिस्पर्स फेज का जो पार्टिकल्स होता है, हर जो कोलाइडल पार्टिकल होता है उसमें चार्ज होता है। अब चार्ज क्यों होता है, चार्ज क्या होता है, उसको आप समझना है। और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज का क्लास का, ठीक है। और इस आपका जो कंपटीशन में जो क्वेश्चन आता है वो ऑलमोस्ट इसी टॉपिक से आएगा, काफी ज्यादा हाई चांस है। तो यहाँ यहाँ क्या बोला गया है? कोलाइडल पार्टिकल हैव चार्ज, ठीक है। तो ईच पार्टिकल ऑफ द कोलाइड्स हैव लाइक चार्ज विच इज एसेंशियल फॉर इट्स स्टेबिलिटी, ठीक है। तो अगर किसी कोलाइड्स का हम बात करते हैं तो उस कोलाइड्स में पार्टिकल पे लाइक चार्ज होगा, पार्टिकल पे लाइक चार्ज होगा ताकि वो रिपेल करेगा आपस में। अनलाइक चार्ज होता तो क्या होता? अट्रैक्ट होता। तो अनलाइक चार्ज का बात नहीं कर रहे हैं कि किसी भी अगर सिस्टम में चला जाओगे तो दो होगा ना, तो सिस्टम में दो पार्ट होगा, डिस्पर्शन मीडियम एंड डिस्पर्स फेज। तो बोला गया है कि कोलाइड का डिस्पर्स फेज जो है उस पर लाइक चार्ज होता है। मतलब अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव होगा और नेगेटिव है तो नेगेटिव होगा। अब चार्ज कैसे क्रिएट होता है उसको हमको समझना है। तो यहाँ पे कुछ थ्योरी दिया गया था कि चार्ज कैसे क्रिएट होता है। तो चार्ज क्रिएट होने का जो थ्योरी था, तो कुछ लोग बोला कि फ्रिक्शन होने के कारण चार्ज क्रिएट होता है, कुछ लोग बोला कि ड्यूरिंग फॉर्मेशन प्रोसेस आपका चार्ज क्रिएट होता है। तो इसको समझने के लिए आप ध्यान देना, आपको एक एक्सप्लेन करेंगे चीजों को, आप उसको ध्यान से सुनना। तो ध्यान देना, हर कोलाइड में डिस्पर्स फेज होता है। तो डिस्पर्स फेज का जो पार्टिकल्स होगा उसके पास उस हैव कॉमन चार्ज, उसके पास एक कॉमन चार्ज होता है, या तो नेगेटिव होगा या तो पॉजिटिव होगा। जैसे एग्जांपल देख, केस 1 लिए हैं जहां पे सारा सारा पार्टिकल पर चार्ज क्या पॉजिटिव है, और केस 2 लिए हैं जहां पे सारा चार्ज क्या है? नेगेटिव है। तो आइदर पॉजिटिव होगा आइदर नेगेटिव होगा, ठीक है। और ये चार्ज बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे लिखा होगा विच इज एसेंशियल फॉर इट्स स्टेबिलिटी। अगर पार्टिकल्स पर चार्ज नहीं होगा तो स्टेबल नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल आपको पता है कि हर हर पार्टिकल क्या होता है? अपने सरफेस एरिया को मिनिमाइज करना चाहता है। जैसे आपके पास रेन का ड्रॉप गिरता है, तो रेन का ड्रॉप क्या होता है? वो आपस में कंबाइन करके बड़ा ड्रॉप बनाता है, ठीक है। तो रेन का छोटा सा ड्रॉप आपस में कंबाइन करके बड़ा ड्रॉप फॉर्म करता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपका जितना छोटा ड्रॉप होगा उतना ही सरफेस एरिया क्या होगा? ज्यादा होगा। तो अगर जितना ड्रॉप कंबाइन करके बड़ा पार्टिकल क्रिएट करेगा उतना ही क्या होगा? सरफेस एरिया मिनिमाइज होगा। और सरफेस एरिया अगर मिनिमाइज होगा तो क्या होगा? आपका सरफेस एनर्जी घटेगा तो आपका पार्टिकल स्टेबल होगा। तो नेचर में जो होता है, नेचर में क्या होता है? स्मॉल पार्टिकल कंबाइन करके बड़ा पार्टिकल बनाना चाहता है ताकि उसका सरफेस एरिया मिनिमाइज हो। सरफेस एरिया मिनिमाइज होगा तो क्या होगा? आपका सरफेस एनर्जी भी क्या होगा? घटेगा। तो अल्टीमेटली क्या होगा? सिस्टम स्टेबल करेगा, सिस्टम स्टेबलाइज करेगा। तो ध्यान दोगे, तो यही समझाया गया कि अगर पार्टिकल पे चार्ज नहीं होता, अगर पार्टिकल पे चार्ज नहीं होता, जो हम पॉजिटिव का बात करें या नेगेटिव का बात करें, अगर चार्ज नहीं होता तो क्या होता? तो अगर पार्टिकल पे चार्ज नहीं होता
तो पार्टिकल आपस में क्या करेगा, आपस में कंबाइन करके बड़ा पार्टिकल बना देगा। यानी जो कोलाइडर पार्टिकल स्टेबल नहीं रहेगा, कोलाइडर पार्टिकल आपस में एसोसिएट करके क्या बनाएगा, एक लार्ज पार्टिकल बना देगा, जिसको हम बोलेंगे सस्पेंशन या बोलेंगे प्रेसिपिटेट। तो कोलाइडर पार्टिकल को, अगर हम कोलाइडर पार्टिकल स्टेबल करना चाहते हैं तो ये प्रोसेस हमको नहीं होने देना चाहिए। यानी जो ये एसोसिएशन प्रोसेस है, इसको हमको ब्लॉक करना है। तो ऐसा बोला जाता है कि जो भी पार्टिकल जो कोलाइडर रेंज में होता है, उसके पास लाइक चार्ज होता है, या तो पॉजिटिव होता है या तो नेगेटिव होता है। और ये एसेंशियल इसके स्टेबिलिटी के लिए, अगर चार्ज नहीं होगा तो आपस में कंबाइन करके पीपीटी बना देगा। तो चार्ज होने से क्या होगा, चार्ज होने से आपस में एसोसिएट नहीं होगा, रिपेल करके क्या होगा, स्टेबलाइज रहेगा। तो बोला गया है कि हर कोलाइडर पार्टिकल में चार्ज होगा, आइदर पॉजिटिव आइदर नेगेटिव। क्या चार्ज होता है हम नहीं बता सकते हैं, ठीक है। क्या किस पे क्या चार्ज होगा उसको हम देख के नहीं बता पाएंगे, उसको हमको पता होना चाहिए। तो आपको कुछ केसेस हम बता सकते हैं कि जहां पे आप चार्ज को गेस कर सकते हो कि चार्ज पॉजिटिव या नेगेटिव कब होगा, उसको आप गेस कर सकते हो, ठीक है। तो उसका एक एग्जांपल आपके सामने हम लेके चल रहे हैं, ठीक है। ध्यान देना, सरफेस केमिस्ट्री में आयंस को हम इम्प्योरिटी बोलते हैं। तो अगर हम कभी भी इम्प्योरिटी वर्ड का यूज करेंगे सरफेस केमिस्ट्री में, तो इसका मतलब समझना आयंस को हम रिफर कर रहे हैं। तो आयंस को इम्प्योरिटी के फॉर्म में रिफर किया जाता है सरफेस केमिस्ट्री में। तो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट क्या है, आगे बढ़ने से पहले, कि each precipitate each precipitate have tendency to absorb ion common to it, ठीक है। तो जो टॉपिक हम पढ़ेंगे, इस टॉपिक में हम यही बता देंगे कि आपका चार्ज क्यों आता है, पार्टिकल्स पे लाइक चार्ज क्यों आता है, उसको समझ में आ जाएगा। इवन आपके पास हम एक पेप्टाइजेशन मेथड छोड़े हुए थे, तो पेप्टाइजेशन मेथड किसको बोलते हैं वो भी समझ में आ जाएगा आपको। जब टॉपिक खत्म होगा तो आपका चार्ज क्यों आता है, लाइक चार्ज, वो समझ में आ जाएगा। और चार्ज पॉजिटिव है कि नेगेटिव हो वो भी समझ में आ जाएगा। प्लस पेप्टाइजेशन मेथड किसको बोला वो भी समझ में आ जाएगा आपको। तो ध्यान देना, आपके सामने एक एग्जांपल लिया गया है। एग्जांपल क्या है कि जब Ki को हम डालेंगे AgNO3 में, जब Ki को डालेंगे AgNO3 में, तो आपका AgI का पीपीटी फॉर्म करेगा और बनेगा KNO3, ठीक है। तो एक केमिकल रिएक्शन आपके पास है कि Ki को जब डाला गया AgNO3 में, तो आपका फॉर्म करता है AgI का पीपीटी और बनता है KNO3, ठीक है। तो इस एग्जांपल को लेकर हम प्रोसीड कर रहे हैं। तो उसमें पहला केस लिया गया है, फर्स्ट केस, ठीक है। तो फर्स्ट केस क्या लिया गया है, तो फर्स्ट केस लिया गया है कि अगर आपका आपका टेस्ट ट्यूब में या फिर जो भी है वेसल में AgNO3 रहे और ऊपर से हम ड्रॉप Ki को डाल रहे हैं, ठीक है। यानी कि आपके वेसल में AgNO3 है और ऊपर से Ki का अमाउंट ड्रॉप ऐड किया गया है। तो होता क्या है, इसमें Ki होता है लिमिटिंग रेंज। इसमें चूंकि Ki को ड्रॉप आप ऐड कर रहे हो, तो Ki हो जाएगा लिमिटिंग की तरह, यानी इसमें लिमिटिंग रेंज क्या है, Ki है। तो इसका एग्जाम्पल लेकिन इसको नीचे समझाने की कोशिश किया गया है, याद है ना। तो हम एग्जाम्पल ले रहे हैं यहाँ पे, इसको एक गेस कर रहे हैं कि आपका, अगर मान लेते हैं कि Ki का एक पार्टिकल हम ऐड कर रहे हैं, ठीक है। Ki का हम एक पार्टिकल ऐड करेंगे और आपके पास 100 पार्टिकल होगा किसका, AgNO3 का। तो होगा क्या, क्योंकि लिमिटिंग Ki है, तो अल्टीमेटली आपका जब रेशन होगा तो आपका AgI का नंबर बनेगा 1, और आपका जो अल्टीमेटली एक Ki से एक AgNO3 रिएक्ट करेगा, तो आपका 99 AgNO3 बचा हो रहेगा सिस्टम में, और जो रिएक्ट करेगा तो एक बनेगा AgI और एक बनेगा KNO3, ठीक है। तो ऐसा कुछ होने वाला है। इसी को अगर आयन के फॉर्म में ब्रेक करके दिखाया, तो सेम रेशियो को यहाँ पे आयन के फॉर्म में ब्रेक किया गया है, ठीक है। ब्रेक किया क्या है राइट में, कि एक Ki का मतलब क्या होगा, एक K प्लस आयन होगा और एक I माइनस आयन होगा, ठीक है। और यहाँ पे 100 AgNO3 का मतलब क्या है, 100 Ag प्लस होगा और 100 नाइट्रेट होगा। जब ये कंबाइन करेगा तो Ag का एक पार्टिकल I के एक पार्टिकल से कंबाइन करके क्या बनाएगा, AgI का पीपीटी बनेगा। क्योंकि पीपीटी क्यों बनेगा, क्योंकि पीपीटी होता है इसमें आयन, तो ये आयन के फॉर्म में ब्रेक नहीं कर पाएगा, तो AgI जाएगा पीपीटी के फॉर्म में। और बचेगा क्या, तो आपका जो K प्लस है, K प्लस आयन के फॉर्म में यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। आपका जो 100 नाइट्रेट आयन था वो भी सॉल्यूशन में बचा रहेगा, तो सॉल्यूशन में क्या होगा, नाइट्रेट का 100 आयन होगा, K प्लस का 1 आयन होगा, और यहाँ पे 100 Ag प्लस में से एक Ag जाएगा AgI में। तो अगर एक Ag प्लस AgI में चला गया तो बचा कितना, 99 Ag बचेगा। तो आपका यहाँ पे AgI का पीपीटी बन चुका है, आपका यहाँ पे AgI का पीपीटी बन चुका है, ठीक है। और आपके पास पीपीटी के पास में ये सारा आयन मौजूद है, ठीक है। तो आयन क्या क्या मौजूद है, आयन मौजूद है K प्लस, आयन मौजूद है नाइट्रेट, आयन मौजूद है Ag प्लस, ठीक है। तो हम लोग एक टॉपिक पढ़े थे जस्ट यहाँ पे, कि हर पीपीटी का टेंडेंसी होता है, each पीपीटी हैव टेंडेंसी टू absorb आयन कॉमन टू इट। तो हर पीपीटी का टेंडेंसी होता है कि अपने कॉमन आयन को क्या करेगा, absorb करेगा।
तो बताओगे, यहाँ देखो ध्यान से, आपका जो पीपीटी है, पीपीटी एजीआई का है, तो एजीआई में क्या क्या आयन है, एजी प्लस आई माइनस आयन होगा। तो यहाँ जो आयन है उस, और यहाँ जो सॉल्यूशन में आयन है, सॉल्यूशन में आयन क्या क्या है, के प्लस है, नाइट्रेट है, एजी प्लस है। तो देखोगे कि इन दोनों में कॉमन आयन क्या है, तो कॉमन आयन आपको दिख रहा होगा एजी प्लस होगा। तो अल्टीमेटली जो पीपीटी होगा, ये पीपीटी एजी प्लस को ऑब्जॉर्ब करना स्टार्ट करेगा। ठीक है, हम लोग क्या सीखे हैं कि जो पीपीटी होता है उसका टेंडेंसी होता है अपने कॉमन एन को एडॉप्ट करना। तो यहाँ पे पीपीटी एजीआई का है और कॉमन एन क्या दिख रहा है, उसको एजी प्लस दिख रहा है। तो एजी प्लस का पार्टिकल उसके पास क्या होगा, अटैच होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो जब पीपीटी में जब एजी प्लस अटैच होना स्टार्ट होगा तो पीपीटी का साइज काफी लार्ज है। उसमें जब एजी प्लस आएगा तो एजी प्लस आएगा तो बहुत सारा, जब एजी प्लस आ जाएगा तो क्या होगा, वो आपस में रिपेल करेगा। एजी प्लस जब आएगा तो क्या होगा, पीपीटी में लाइक चार्ज आना चालू कर गया, तो वो रिपेल करेगा। तो रिपेल करेगा तो जो बड़ा पार्टिकल है, बड़ा पार्टिकल छोटे छोटे पार्टिकल में ब्रेक कर जाएगा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जो बड़ा पीपीटी है वो एजी प्लस को अडॉप्ट कर रहा है। तो एजी प्लस जब बहुत सारा जॉब हो जाएगा तो आपस में क्या करेगा, वो रिपल्सन स्टार्ट कर देगा। रिपल्सन स्टार्ट करेगा तो क्या होगा, जो बड़ा पार्टिकल प्रेसिपिटेट का है वो छोटे से पार्टिकल में ब्रेक कर जाएगा, और हर छोटे छोटे पार्टिकल पे एजी प्लस अटैच रहेगा। यानी आपका जो छोटा सा पार्टिकल बन रहा है वो कोराइल पार्टिकल का रेंज में, आपका छोटा सा पार्टिकल क्रिएट हो रहा है उसका साइज कोराइल के रेंज में रहेगा। और हर पार्टिकल पे चूंकि एजी प्लस अटैच है तो हर पार्टिकल का चार्ज क्या हो जाएगा, हर पार्टिकल का चार्ज पॉजिटिव हो जाएगा। तो इसको बोला गया था पेप्टाइजेशन मेथड। पेप्टाइजेशन का मतलब होता है पीपीटी को ब्रेक करके कोलाइड्स के रेंज में जाना, पीपीटी को ब्रेक करके कोलाइड्स के सॉल्यूशन को बनाना। तो यहाँ पे आपका जो पीपीटी है वो ब्रेक कर रहा है और कोलाइड का पार्टिकल जनरेट कर रहा है। ठीक है, कैसे कर किया है, अपने कॉमन एन को ड्रॉप करके कर रहा है। ठीक है, तो आपको एक्सप्लेन करता है कि पेप्टाइजेशन बोलते किसको है, और ये भी एक्सप्लेन कर रहा है कि पार्टिकल पे जो चार्ज आ रहा है कॉमन क्यों है, क्योंकि कॉमन चार्ज को ड्रॉप करेगा। तो कॉमन चार्ज को ड्रॉप करके जब रिपेल करके ब्रेक करेगा तो हर जो पार्टिकल को जो जनरेट करने वाला है, तो हर पार्टिकल पे क्या होगा, हर पार्टिकल पे लाइक चार्ज आएगा, हर पार्टिकल पे लाइक चार्ज आएगा। ठीक है, इसी का एक और केस ले रहे हैं, इसी का एक और केस ले रहे हैं कि अगर सेकंड केस में ऐसा बोला गया है कि आप ऐड कर रहे हो, आप केआई का सॉल्यूशन में डाल रहे हो एजीनो3 को। सेकंड केस में क्या बोल रहे हैं कि केआई का सॉल्यूशन नीचे रखा गया है, उसमें आप ड्रॉप बाय ड्रॉप ऐड कर रहे हो किसको, एजीनो3 को। अभी जब इसको आप ऐड करोगे एजीनो3 को तो उस केस में क्या होगा, तो इस केस 2 में यहाँ पे लिया गया कि अगर मान लेते हैं कि एजीनो3 का एक पार्टिकल है और यहाँ पे 100 पार्टिकल है केआई का, तो होगा क्या कि आपका लिमिटिंग है एजीनो3, तो उस केस में क्या होगा, एजीआई का एक पार्टिकल बनेगा। ठीक है, और आपका 100 पार्टिकल में से 99 पार्टिकल केआई का बचा रहेगा। ठीक है, और आपका एक पार्टिकल बनेगा किसका, एक पार्टिकल बनेगा KNO3 का, आपका एक बनेगा KNO3 का। हमको पता है कि एजीआई का पीपीटी होता है और बाकी जो केआई है और जो KNO3 बन रहा है ये आयनिक कंपाउंड जो कि पानी में घुलता है, तो ये आयन के फॉर्म में ब्रेक रहेगा। तो इसको हम आयन के फॉर्म में ब्रेक करके इसको शो कर सकते हैं। तो इसी का अगर आयनिक रिएक्शन को देखेंगे तो यहाँ पे इसका आयनिक रिएक्शन दिखाया गया है। तो अगर एक पार्टिकल आप एजी3 का डालोगे तो उसमें एजी प्लस आयन होगा, नाइट्रेट आयन होगा एक एक, और 100 के में क्या होगा, 100 के प्लस होगा और 100 आई माइनस होगा। जब उसको ऐड करते हैं तो एजी आई को लेके एजी का पीपीटी फॉर्म कर लेगा। जब एजी आई को लेके जब पीपीटी फॉर्म करेगा तो आपके पास क्या होगा, नाइट्रेट पार्टिकल बचा हो रहेगा सिस्टम में, आपका 100 के प्लस बचा हो रहेगा, और आपका जो आपका 100 आई में से एक आई कंज्यूम हो चुका है पीपीटी में, तो बचा होगा 99 आई बचा हुआ रहेगा। ठीक है, अब ध्यान देना, जो पीपीटी यहाँ पे एजीआई का है और यहाँ पे आयन क्या क्या बचा हुआ है, नाइट्रेट बचा हुआ है, के प्लस बचा हुआ है और आई माइनस बचा हुआ है। तो अब देखो कॉमन आयन कौन सा है, तो कॉमन आयन दिखेगा आपको आई माइनस कॉमन आयन है। इस केस में पीपीटी किस आयन को जॉब करेगा, इस केस में पीपीटी जॉब करेगा आई माइनस को। तो अगर आई माइनस को जॉब करेगा पीपीटी तो ध्यान देंगे, तो इस केस में क्या होगा, चार्ज नेगेटिव सराउंड करेगा पीपीटी को। अब नेगेटिव चार्ज आपस में रिपेल करके क्या होगा, ब्रेक करेगा, और ब्रेक करके छोटा सा पार्टिकल बनाएगा जिसका साइज कोलाइडस के रेंज में रहेगा। तो अगर यहाँ पे चार्ज नेगेटिव है तो जब पार्टिकल ब्रेक करेगा तो भी क्या होगा, हर पार्टिकल पे चार्ज नेगेटिव रहेगा। इस केस में जो आपका कोलाइड जनरेट होता है उस पे चार्ज क्या होता है, उस पे चार्ज नेगेटिव होगा, उस पे चार्ज नेगेटिव होगा। ठीक है, तो इस आप इसको पेप्टाइजेशन मेथड बोल सकते हो जिसमें पीपीटी को हम ब्रेक करके आपका कोलाइड्स बना रहे हैं, और यहाँ पे कोलाइड्स का पार्टिकल में लाइक चार्ज क्यों है और कौन सा चार्ज होगा उसको आप समझ सकते हो। तो जब भी आपको बोला जाएगा कि आपको ऐड किया गया है, ठीक है, एजीओ3 में क्या डाला गया है, उस केस में जो कोलाइड्स बनेगा उस पर चार्ज क्या होगा, पॉजिटिव, उस पर चार्ज क्या होगा, पॉजिटिव। उसको उसको आप ऐसे लिख सकते हो, उसको कैसे लिखते हैं आपको बता दे रहे हैं। ये चीज आपको इंसर्ट में एक्सप्लेन किया गया लेकिन वहां पर समझ में नहीं आएगा। ठीक है,
तो ये एनसीईआरटी में यहाँ पे दिया हुआ है, आप ध्यान देना। यहाँ देखो, यहाँ पे आपको दिखेगा कि when silver nitrate solution is added to potassium iodide solution, precipitate of precipitate silver iodide absorb iodide ion from the dispersion medium and negatively charged colloidal solution results. However, when the Ki solution is added to the original solution, positively charged सोल रिजल्ट्स ड्यू टू absorption of Ag plus ion। तो ये आपको बस बता दिया है क्यों होता है, कैसे होता है, आपको बताया नहीं है, ठीक है। तो अगर मान लो कि इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो जो पहला केस है, अगर Ag3 को आप ऐड कर रहे हो, उस केस में जो कोलाइड है उसको रिप्रेजेंट ऐसे किया जाता है, क्योंकि तो Agi का कोलाइड्स है और उसका चार्ज क्या है, तो उसका देखो स्लैश करके I माइनस लिखा हुआ है, तो आपको इसको रिप्रेजेंट ऐसे करते हो, ठीक है। तो Agi स्लैश I माइनस एक कोलाइड का रिप्रेजेंटेशन है, कौन सा कोलाइड का, नेगेटिव चार्ज कोलाइड का। ये कब बनेगा, जब Ki का सॉल्यूशन में आप डालोगे AgO3, ठीक है। और Agi स्लैश Ag प्लस ये पॉजिटिवली चार्ज कोलाइड्स का रिप्रेजेंटेशन मेथड है। कब होता है, जब वो डालोगे Ki को, कहाँ डालोगे, Ki को किस में डालोगे, AgO3 सॉल्यूशन में, उस केस में ऐसा कुछ बनता है, ठीक है। तो ये आपका तरीका होता है और इससे क्वेश्चन आता है। आपको इतना डिटेल में इतना समझा होता है, आपको बुक्स में नहीं लिखा हुआ है, तो ये आपको समझ में आना चाहिए कैसा क्यों होता है, ठीक है।